matrix take full rank. Then Sir, when the matrix take full rank, हाँ, तो मैट्रिक्स फुल रैंक है तो इसका मतलब ऑल कॉलम्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। Vectors are linear. यस। okay, sir. तो बताइए जिन लोगों ने ये असाइनमेंट ट्राई किया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसमें जो भी डाउट्स हैं बताइए, एटलीस्ट जिन लोगों ने ट्राई किए हैं। ट्राई किया आप लोगों ने? 42 सर क्वेश्चन नंबर 30 कराइए ना। 30 एंड 42। ये 30 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, पुराना रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं, कल परसों मैंने करवाए थे, ठीक है ना। तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर, इसके एक दो क्लास पहले का रिकॉर्डेड लेक्चर, कल मतलब पिछले क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, उसमें करवा चुका हूँ। गेट की क्लास में क्या सर? जी जी जी, गेट की क्लास। जी ठीक है सर। 42 में क्या है देखिए, तो ये कह रहा है ए कोई m क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इस तरीके से, ए प्लस एप्साइलॉन टाइम आई एन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है फॉर ऑल, मतलब अगर फॉर एवरी एप्साइलन मोर देन जीरो, तो कह रहा है कि ए सिमेट्रिक है और ए तो सिमेट्रिक है ही, और ए प्लस एप्साइलन आई जो है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक तो होगा ही, सिमेट्रिक और प्लस आइगन वैल्यूज, अगर सारी आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, अगर इसकी सारी आइगन वैल्यू जो है नॉन नेगेटिव होंगी ना, तभी जाकर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। तो कहना चाह रहा है ए कोई पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। तो अगर ए की आइगन वैल्यू मान लीजिए लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 एंड लैम्डा n है मान लो, तो ए प्लस एप्साइलॉन आई की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये होगी लैम्डा 1 प्लस एप्सिलॉन, लैम्डा 2 प्लस एप्सिलॉन। तो ये आपका होगा लैम्डा 1 प्लस एप्साइलन, लैम्डा 2 प्लस एप्साइलन, लैम्डा 3 प्लस एप्साइलन एंड सो ऑन। और ये कह रहा है कि ये आपको पता है कि ए प्लस एप्साइलन आई जो है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है ना। All this will be greater than 0. तो सेमी डेफिनेट है मतलब ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, तो ए मतलब लैम्डा आई प्लस एप्साइलन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। So epsilon is greater than 0, 1 is greater than 0, and lambda plus epsilon will be greater than equal to 0. सो कैन वी से लैम्डा जो होगा वो मोर देन इक्वल टू जीरो होगा। Yes, sir. तो ये तो पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारी आइगन वैल्यू रियल नंबर होगी,
अब अगर ये इंश्योर हो जाए कि उसकी सारी आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी तो हो जाएगा, बट हमें ये बता रखा है ए प्लस एप्साइलॉन आई इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, है ना, फॉर एवरी एप्साइलॉन मोर देन जीरो, जहाँ आई एन क्या है, इन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है, हाँ, तो ए पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। तो लैम्डा आई प्लस एप्साइलॉन इज मोर देन इक्वल टू ज़ीरो, और एप्साइलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तो एप्साइलॉन जीरो के बहुत क्लोज भी हो सकता है ना, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। तो इसमें ये बोल रखा है ना, और हमें बोल रखा है दिस इज मोर देन इक्वल जीरो फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन जीरो, ऐसा है, चाहे एप्साइलॉन कुछ भी ले लो आप। सो क्या ये इम्प्लाई करेगा कि ऑल लैम्डा आई मोर देन इक्वल टू ज़ीरो, चाहे एप्साइलॉन हम कुछ भी ले लेते हैं, एप्साइलॉन जीरो के बहुत क्लोज भी ले सकते हैं हम, तो स्टिल, है ना, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में तो एक लैम्डा तो होता ही है एटलीस्ट जीरो। नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, हर पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, जीरो होना ज़रूरी थोड़ी है, जो पॉजिटिव डेफिनेट है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी है। सर स्पेशली मेंशन किया ना पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कैसे आएगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा ना। तो पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है? जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव बट नॉट इंक्लूडेड जीरो। तो यहाँ इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो स्पेशली मेंशन किया है ना पॉजिटिव सेम, अच्छा सेमी डेफिनाइट में जीरो भी आ जाएगा। यस। ठीक है, सो तो बताइए, आई थिंक ये ट्रू हो जाएगा, मुझे लगता है ना, एप्साइलॉन कोई भी एप्साइलॉन के लिए है, तो एप्साइलॉन जीरो के बहुत क्लोज ले लेंगे ना, बट एप्साइलॉन तो पॉजिटिव ही है एक्चुअली, सो आई थिंक दैट इज़ फाइन, ठीक है ना। इसको एनालिटिकली प्रूफ करना पड़ेगा, अगर प्रूफ करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट आई थिंक ट्रू होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर के में क्या है, और बाकी ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है अगर n ऑड है तो a माइनस ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो a माइनस ए ट्रांसपोज आप लोगों को पता है क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का, तो हमेशा डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा। जीरो। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो बी इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर जो होगा ना, उसमें एक आइगन वैल्यू जीरो होगी ही, मतलब वो डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है कि सी वाला, कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए आर ऑल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। सो ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इस तरीके से कि सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो क्या ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा? ए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो है ना, सिंगुलर वैल्यू क्या होता है, तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअली, है ना। और ए ट्रांसपोज, तो आपको पता है कि ए का रैंक और ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए, इसका रैंक सेम होता है। तो ये कह रहा है कि सिंगुलर वैल्यू ए का सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए की जो आइगन वैल्यूज है वो हमेशा पॉजिटिव है, और ऐसा तब होगा, इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए जो मैट्रिक्स है ना,
तो ए ट्रांसपोज ए की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो क्या ए पॉजिटिव डेफिनेट होगा? तो पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ए के सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो ये तो ओके हो जाएगा क्योंकि ए सिमेट्रिक है ही और ए ट्रांसपोज ए के सारे सिंगुलर वैल्यू पॉजिटिव है, तो जीरो तो हो नहीं सकता, सिंगुलर वैल्यू जीरो होता तो ए सिमेट्रिक है और सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए आर ऑल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो सिंगुलर वैल्यू का मतलब है ए ट्रांसपोज ए ना, तो ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स जो है उसके सारे आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव है, तो उसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो सिंगुलर वैल्यू हो जाती है, वो पॉजिटिव है। तो ए की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो बस हमें ये देखना है क्या ए की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी। सर ये सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए का मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पे? इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट द सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए। अरे तो आपको ये तब समझ आएगा जब आप रेगुलर क्लास करोगे, आप केट की क्लास में कभी आए नहीं हो तो आप सीधे प्रॉब्लम क्लास में कैसे सर पता मैंने चलेगा? किए हैं, रिकॉर्डेड देखे हैं सर मैंने। तो आपने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन वाली क्लास किया आपने? हाँ लास्ट वाली नहीं की है सर वही मैंने। ना, जब आपने क्लास ही नहीं किया था आपको कैसे पता होगा सिंगुलर वैल्यू क्या होता है? आप बताइए, सिंगुलर वैल्यू का डेफिनेशन आपको जब नहीं पता है, सिंगुलर वैल्यू हमने लिखाया था ना जब सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पढ़ाए थे, जब आप रेगुलर रहोगे क्लास में, सारे क्लास अटेंड करोगे तो समझ आएगा। तो सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए का मतलब है ए ट्रांसपोज ए का जो आइगन वैल्यू होगा उसका स्क्वायर रूट। ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू आएंगे उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसको हम सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है सर। इसलिए ज़रूरी है ना कि सिलेबस में जितने भी वर्ड्स हों, जितने भी टॉपिक्स हैं, उसके डेफिनेशन और थ्योरम्स क्लियर हो, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन समझ तब आएगा ना जब सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो, डेफिनेशंस क्लियर हो। बोलो भाई एक बार सोचो इसमें क्या होगा। तो ए सिमेट्रिक है, सारे सिंगुलर वैल्यू पॉजिटिव है, सो इज इट पॉजिटिव डेफिनेट? मुझे नहीं लगता क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू नेगेटिव हो जाए और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे उसकी भी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, वो तो पॉजिटिव हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ए का हो पॉजिटिव आइगन वैल्यू, जो मैं सोच पा रही हूँ। नहीं आप सही कह रहे हैं। तो जैसे ए ट्रांसपोज ए में होता क्या है, ए ट्रांसपोज ए के जो भी आइगन वैल्यूज आएंगे तो वो तो सिंगुलर वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी, नेगेटिव तो कभी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि हम लोग जो सिंगुलर वैल्यू डिफाइन करते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए, तो वैसे भी कभी नेगेटिव नहीं आएगी, इसमें जीरो हटा दिया बस। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, बस ये इतना ही कहना चाह रहा है कि जीरो नहीं है, मतलब ये बोल रहा है कि सिंगुलर वैल्यू जीरो नहीं है। तो इसका मतलब जो भी है ए की सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो होंगी, ये तो श्योर है, बट निगेटिव भी हो सकती है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी के अगर मुझे किसी ऑप्शन में गलत दिखाना है तो हम काउंटर एग्जाम्पल ले लेंगे। मान लो अभी के लिए जस्ट अगर आसान सा एग्जाम्पल बनाए तो ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, आइगन वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना, जैसे 1 0 0 -1 मान लो यही है। तो ये अभी 2 × 2 का बना है, इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, ए की आइगन वैल्यू आ गई 1 और -1, राइट। और अगर आप ए ट्रांसपोज ए निकालेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 0 0 1 ये हो गया। अब ए ट्रांसपोज ए की जो आइगन वैल्यू वो 1 1 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आप लेंगे, जो सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए आया वो भी 1 1 आएगा, इसका रूट लेंगे तो सिंगुलर वैल्यू तो यहाँ 1 1 है, लेकिन है ना जो आप कह रहे हैं तो सही बात है ना। तो ये वो एग्जाम्पल हो गया कि ए की आइगन वैल्यू तो नेगेटिव है,
तो यहाँ ए पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, लेकिन इसके सारे सिंगुलर वैल्यूज पॉजिटिव है। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज नॉट ट्रू इन जनरल। ठीक है, ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया हमें। और डी ऑप्शन कह रहा है इफ वन इज ओनली सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए, अगर वन सिंगुलर वैल्यू है ए का तो क्या ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा? इफ वन इज द ओनली सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए देन ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? सर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सर उसके जो वेक्टर्स हैं ना उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। सर डिटरमिनेंट प्लस माइनस होना, +1 -1। तो उसने कहा वन इज द ओनली सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए, तो मतलब ए ट्रांसपोज ए की जो आइगन वैल्यू वो सिर्फ 1 होगी। देन ए हैज टू बी ऑर्थोगोनल। सर ऑर्थोगोनल होती है तो उसका +-1 होता है, 1 है तो कोई जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोगोनल। सोचो। सर ऑप्शन नंबर ए में जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n, और a प्लस एप्सिलॉन in जो है उसका ऑर्डर तो n से कम होगा ना। कैसे कम हो जाएगा? पॉजिटिव सेमी डेफिनिट में फुल रैंक नहीं होता। क्या बोलना चाह रहे हो भाई, समझ नहीं आया। सर पॉजिटिव सेमी डेफिनिट में फुल रैंक नहीं होता। किसने कहा फुल रैंक? अभी तो मैं बोला पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता है। कहाँ खोए हो? कहाँ लिखा हुआ ऐसा कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट फुल रैंक नहीं होता? मैं कह रहा हूँ हर पॉजिटिव नंबर नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तो इसलिए पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी होता है। अभी तो रिपीट किया था। सर मेरे बुक में गलत किया हुआ है, उसमें लिखा है एटलीस्ट वन आइगन वेक्टर शुड बी 0। हेलो। हाँ जी हेलो। रजनीश। हाँ सर, ये बोल रहे हैं कि ए डैश जो होगा वो सिमिलर वैल्यूज का आइगन वैल्यू 1 है, तो ए डैश का जो आइगन वैल्यू 1 होगा तो फिर तो मान लेते हैं कि ए का आइगन वैल्यू लेमडा है, तो ए डैश जो है लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो लेमडा बराबर +-1, तो ए इज ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं नहीं, वो तो उससे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर मैट्रिक्स जिसका आइगन वैल्यू +-1 है वो ऑर्थोगोनल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ऑर्थोगोनल है देन आइगन वैल्यू +-1 होगी। कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू प्लस या -1 हो गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल ही होगा। ये बोथ वे स्टेटमेंट है, तो वन वे स्टेटमेंट है कि इफ़ इट इज़ ऑर्थोगोनल देन आइगन वैल्यू +-1,
बट अगर आइगन वैल्यू प्लस या -1 इट डज नॉट इंश्योर दैट इट इज ऑर्थोगोनल। ये है। ओके सर। तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, हमें देखना है कि अगर 1 इज़ द ओनली, तो अगर गलत दिखाना तो काउंटर एग्जाम्पल है ढूंढ लेंगे, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर प्रूफ करेंगे, ये कर सकते हैं। तो मतलब ए ट्रांसपोज ए की सारी आइगन वैल्यू 1 है, मतलब ये कह रहा है कि जो ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स है उसकी सारी आइगन वैल्यू 1 ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए माइनस आई इंटू वी बराबर 0 जो है, दिस विल हैव ऑर्थोगोनल कब होगा, जब ए ट्रांसपोज ए आई हो जाए, है ना। बट ये बोल रहा है ए ट्रांसपोज ए की सारी आइगन वैल्यू 1 है, और ऑर्थोगोनल होने के लिए ए ट्रांसपोज ए को आई होना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है ना कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 1 हो जाता है तो वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल हो जाता है। सर डायगोनल एलिमेंट तो 1 है, लेकिन ऑफ डायगोनल का पता नहीं। सर यहाँ ऐसे हो सकता है क्या, वी वेक्टर जो होगा नॉन जीरो होगा तो ए डैश ए माइनस आई को जीरो होना पड़ेगा, तो ए डैश ए फर्स्ट को आई हो जाएगा। जैसे भी तो आइगन वेक्टर तो नॉन जीरो ही होगा, सो इसके पास नॉन जीरो सोल्यूशन कब आएगा, जब ए ट्रांसपोज ए माइनस आई के डिटर्मिनांट को जीरो होना पड़ेगा। देन अगेन जरूरी नहीं है कि ये, जैसे आप कुछ ऐसा मैट्रिक्स, अभी मैंने एक ऐसे ही रैंडम मैट्रिक्स बना लिया था, ये बना लिया था ए, तो ए ट्रांसपोज ए यहाँ आइडेंटिटी आ गया, तो ये तो ऑर्थोगोनल है ना। ए ट्रांसपोज ए, तो इसकी आइगन वैल्यू ये तो ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ ए ट्रांसपोज ए की सारी आइगन वैल्यू 1 हो गई। बट ऐसा कोई मैट्रिक्स मिल सकता है मुझे जिसमें ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी हो जाए बट ए जो है वो आइडेंटिटी ना हो। तो मान लो यहाँ 1 ले लेता तो क्या होता, अच्छा अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स लेता हूँ, -1 ले लिया जैसे, और तो अभी ए ये लीजिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए, जी यहाँ भी 1 आ जाएगा, नहीं ये 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। जीरो। अच्छा 0 आएगा, 2 आएगा, 2 है 2 आएगा, नहीं तो ये तो वो नहीं है, इसके आइगन वैल्यू क्या आएगी, 1 1 तो नहीं आएगी ना। तो हमें इसका मतलब ये देखना है कि जो हमारे पास है ये रिजल्ट एक्चुअली होगा, तो इसका मतलब है कि मतलब यहाँ बोलना ये चाह रहा है कि ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी हो जा रहा है, ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये तो श्योर है कि बट क्वेश्चन है क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा मुझे जिसका आइगन जो ऑर्थोगोनल ना हो लेकिन ए ट्रांसपोज ए आई हो जाए, नहीं तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा ना, वो तो ऑर्थोगोनल ही होगा।
ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई मतलब आई को बनाएगा। ये तो ठीक है। जैसे ए ट्रांसपोज ए आई है, इसका मतलब सारे आइगन वैल्यू 1 होंगे, तो सारे आइगन वैल्यू 1 होंगे तो ए ट्रांसपोज ए आई तो होगा, तो ऐसा हो ही जाएगा। बट कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल सकता है जो ए ट्रांसपोज ए आई ना होता हो लेकिन आइगन वैल्यू तब भी 1 आ जाए। जैसे ऐसा हो जाए ए ट्रांसपोज ए कभी ऐसा बन जाए, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर 3x3 में देखूँ ऐसा हो जाए, मान लो यहाँ 1 आ गया फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का मिल सकता है। मतलब जिसमें सारे आइगन वैल्यूज 1 हो लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो। आइडेंटिटी नहीं बना रहा है। मिल तो जाना चाहिए, मतलब ऐसा हो कि ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो लेकिन सारी आइगन वैल्यू 1 हो उसकी, तो वैसा ए ढूंढिए, तो अगर ऐसा मिल जाएगा तो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारे यहाँ काम क्या है, एक ऐसा ए मैट्रिक्स ढूंढना जिसमें ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो लेकिन सारी आइगन वैल्यू 1 हो जाए। सर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कभी नहीं बन पाएगी क्योंकि ये ट्रांसपोज से सिमेट्रिक होती है हमेशा। हाँ, ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक है, एग्जैक्टली। हाँ, ए ट्रांसपोज ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो यहाँ अगर 1 1 आएगा तो यहाँ भी 1 1 आ जाएगा, तो आइगन वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसको आइडेंटिटी ही होना पड़ेगा, है ना, अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि अगर बाकी नॉन जीरो एंट्री हुई तो आइगन वैल्यू 1 नहीं आएगी। ठीक है जी, तो मैं क्या पूछ रहा था आप लोगों से, क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स मुझे मिल पाएगा 3x3 या 2x2 या n×n जहाँ ए ट्रांसपोज ए आई के इक्वल ना हो लेकिन ए ट्रांसपोज ए की सारी आइगन वैल्यू 1 हो जाए? तो ऐसा संभव तभी है जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या सारे अगर मान लो एंट्रीज जो भी ऊपर होगा वही नीचे होगा तो 1 आइगन वैल्यू नहीं आएगी, फिर अगर आप 0 नहीं लेंगे तो आइगन वैल्यू 1 नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये जो कह रहा है। कोई जरूरी नहीं है सर आइडेंटिटी हो। हाँ, तो कोई और मैट्रिक्स बनाइए जहाँ पे आइगन वैल्यू 1 आ जाए। कहने को तो वो सिमेट्रिक होगा, मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक होगा लेकिन हाँ, तो वही काउंटर एग्जाम्पल आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मान लो कुछ ऐसा मिल जाए कि जैसे लेट से 2 और -1 आ जाए, यहाँ पे ऐसा हो जाए कि अगर 2x2 है 2 0 टाइप का आ जाए, लेकिन आइगन वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये समझना है कि आइगन वैल्यू 1 होनी चाहिए। बट ऐसा बनेगा नहीं आई थिंक, है ना। तो हमें ये बोला है कि ए ट्रांसपोज ए की सारी आइगन वैल्यू 1 है, तो क्या ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी ही होगा? ए कोई n×n की मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन है। सो ए इज n×n मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज ए की सारी आइगन वैल्यू 1 है, सो ए ट्रांसपोज ए हैज़ टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सोचिए क्या होगा, नहीं तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ के बताइए, ठीक है ना। सो दे आर ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट, है ना, ए ट्रांसपोज ए की सारी आइगन वैल्यूज 1 है, देन ए ट्रांसपोज ए हैज़ टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो
क्या मुझे आया कुछ आया आप लोगों का? देख लेते हैं क्या आएगा। तो अभी के लिए क्या इसमें सही मिल रहा है आप लोग को? सो एक मिनट, इसमें आंसर क्या दे रखा है? ए बी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? ए बी डी मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है ना? तो ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल आपको मिलेगा ही नहीं, ये कहना चाह रहा है। सो यू विल नॉट हैव एनी काउंटर एग्जाम्पल। इसका मतलब है कि वन इज द ओनली सिंगुलर वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ओनली वन है। देन ए ट्रांसपोज ए हैज़ टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसकी वजह ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो सिमेट्रिक होगा, बाकी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ए इज़ ऑर्थोगोनल, मतलब ये थ्योरम है एक्चुअली। ये सब रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे जो चारों ऑप्शन लिखे गए ना, ये सब थ्योरम्स है या रिजल्ट्स हैं जिसको क्वेश्चन बनाया गया। तो ठीक है, पहला ट्रू था, ही दूसरा ट्रू था, तीसरा गलत था क्योंकि ये काउंटर एग्जाम्पल हमने बनाए थे। सो दिस वाज द काउंटर एग्जाम्पल टू द थर्ड ऑप्शन। सर थर्ड ऑप्शन का ये काउंटर एग्जाम्पल था जी। अगर ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, जैसे रेक्टेंगुलर नहीं, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दे रखा है एक को शुरू में ही। ओके, ओ सॉरी। ठीक है ना, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है इस तरीके से कि ए ट्रांसपोज ए के पास सारी आइगन वैल्यू वन है। तो ये एक मतलब थ्योरम है, समझ लो थ्योरम है ये, कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज ए हैज ओनली आइगन वैल्यू वन, देन ए हैज़ टू बी ऑर्थोगोनल, मतलब ए ट्रांसपोज ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। ये ट्रू स्टेटमेंट, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अभी के लिए ए बी डी करेक्ट स्टेटमेंट है, सी गलत है क्योंकि हमने इसका काउंटर एग्जाम्पल लिखा है, बाकी ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए जिनका नेक्स्ट वो है, इसमें ए बी डी थर्ड देखिए सर, कौन सा? थर्ड जस्ट तीसरा। तो जी। हाँ बताइए। ऑप्शन ए आ रहा है, बी दिया है। ए कैसे आ रहा है? ए तब आ सकता है जब ए माइनस आई इंटू ए माइनस टू आई का प्रोडक्ट जीरो हो जाए। ऐसा हो रहा है? नहीं होगा ऐसा। यस सर, तो नहीं आप जैसे x माइनस आई जो है तो जीरो 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 बन जाएगा, तो मैट्रिक्स जीरो ही है। कहाँ जीरो? फर्स्ट रो कॉलम जो है जीरो जीरो हो जाएगा। हाँ देन फर्स्ट कॉलम और जीरो थर्ड रो भी जीरो हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स आएगी? आई डोंट थिंक जीरो मैट्रिक्स आएगी। चेक कीजिए, चलिए बाकी लोग चेक कीजिए जी। ए ऑप्शन कब करेक्ट होगा? जब ए माइनस आई इंटू ए माइनस टू आई जीरो मैट्रिक्स हो माइनस टू है। जाए। एक भी एंट्री यस सर। आप आपने मल्टीप्लाई करके देखा या ऐसे गेस कर रहे हैं? नहीं सर, a माइनस आई तो जो है फर्स्ट कॉलम का तो चारों जीरो आ जाएगा, तो इससे क्या हो उससे जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इससे मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी? हाँ नहीं, आप लिख के देखिए। आपने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, शॉर्टकट लगा रहे हैं आप। यू जस्ट मल्टीप्लाई ए माइनस आई इंटू ए माइनस टू आई को जीरो करके देखिए। ऊपर भी तो नॉन जीरो एंट्रीज हैं, वन वन टू, तो वो भी तो एक भी नॉन जीरो एंट्री रह गया तो वो फिर जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। बाकी लोग चेक करो भाई। ये क्वेश्चन क्लास में करवा चुके थे। हाँ मतलब तब मल्टीप्लाई नहीं किया होगा इन्होंने। आप मल्टीप्लाई कीजिए ना, ये ऐसा ऑप्शन तब सही हो सकता है। सो आप जस्ट गेस कर रहे हैं, एक्चुअली यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग। सर इसका कोई और तरीका है क्या? सर 22 का क्वेश्चन नंबर 25। अरे वेट करो, जब एक क्वेश्चन चल रहा है रुक जाओ। जब एक सॉल्यूशन कंप्लीट तो दूसरा स्टार्ट होगा। मिनिमल में सर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। जी जी, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन तब सही हो सकता है जब ए माइनस आई और ए माइनस टू आई जो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ जाए। जीरो मैट्रिक्स आने का मतलब है कि सारे एंट्रीज जीरो हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। अब चेक कीजिए, जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगा। यस सर, यस सर, नहीं आ रहा है। ठीक है ना। हाँ जी बताइए, नेक्स्ट जो पूछ रहे थे रीता, बताइए क्या पूछ रहे थे आप?
सर 25 2022 का। हम्म, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए जी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कंसिडर द यूजुअल इनर प्रोडक्ट इन R4। U एक R4 का क्या है? यूनिट वेक्टर है ना। तो कह रहा है कि कंसीडर द यूजुअल इनर प्रोडक्ट इन R4। ठीक, U जो है U बिलोंग्स टू R4, बी अ यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है U का। S आपको दे रखा है एक सबस्पेस, x1 x2 x3 x4 इस तरह से है ना। S में इस तरह से है x1 x2 x3 x4 सच दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सब मिला के 0 है। और V कोई वेक्टर आपको दे रखा है इस तरह से 1 माइनस 2 1 1। आपसे क्या पूछ रहा है ये? देन द वेक्टर u एंड v माइनस अल्फा u आर ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब v एंड v माइनस अल्फा u का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ अल्फा तो इजीली निकल जाएगा ये तो आपसे बोल रहा है u यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू सबस्पेस। अच्छा, तो u एक ऐसा वेक्टर है जो इसके ऑर्थोगोनल है। किसके ऑर्थोगोनल है? इस वेक्टर के। u बी ए यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू सबस्पेस S। सर इसमें मैंने U एक यूनिट वेक्टर ले लिया। तो है यार, दिन भर सुता था, कितना सोती है? क्या किया जी? जो S के वेक्टर्स का ऑर्थोगोनल होगा, तो मैंने U वेक्टर मान लिया 1/√2 माइनस 1/√2 0 0, और S का वेक्टर 1 माइनस 1 0 0, मतलब मैंने मान लिया। और दोनों ऑर्थोगोनल है। और यस, फिर मैंने भी मैंने ऐसे किया। 3 माइनस अल्फा U निकाल लिया इसकी हेल्प से। तो फिर दोनों का इनर प्रोडक्ट कर दिया, तो मेरी अल्फा की जो वैल्यू आई ना, वो आंसर नहीं आ रहा है। क्या मिला आपको अल्फा की वैल्यू? अल्फा की वैल्यू मेरी आई है 3/√2। तो अल्फा स्क्वायर कितना है? तो मेरा 9/2 आया है। जो आपने क्या माना? एक तो बोल रहा है कि जो देखो क्या? ये v है पहला वेक्टर v माइनस अल्फा u। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ग्राम स्मिथ वाला मुझे प्रोसेस थोड़ा सा दिख रहा है कि जैसे क्या करते हैं, W1 बराबर मान लेते हैं u, और W2 बराबर क्या कर रहा है ये v माइनस क्या होता था v u u u u, इस तरह से करते थे ना। तो एक तो इस तरीके से भी मिल सकता है हमें। v क्या है हमारे पास? v दे रखा है, u हमें पता नहीं अभी ना, u ही डिसाइड करना है। तो ये तो 1 हो गया। और कह रहा है कि u जो है एक्चुअली वो एक यूनिट वेक्टर है, ऑर्थोगोनल है सबस्पेस S के। तो S में क्या एलिमेंट्स हैं? तो S अगर आप ध्यान से देखेंगे तो S में कुछ ऐसा है। S में तीन वेक्टर्स हैं। S में अगर आप देखेंगे तो x1 x2 x3, और इस इक्वेशन से x4 की वैल्यू निकाला जा सकता है। वो आएगा -x1 -x2 -x3, यही आएगा ना x4 की वैल्यू निकालेंगे तो। ये हो गया।
तो ये एस के पास 3 वेक्टर है, स्पैन ऐसा हो जाएगा 1 0 0 -1, 0 1 0 -1, 0 0 1 -1, ये 3 वेक्टर है एस के पास। और एस सबस्पेस के क्या है, ये ऑर्थोगोनल है। कौन, विच वन इज ऑर्थोगोनल? यू। तो यू आप कुछ मान लीजिए और इससे नहीं आ जाएगा, यू का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ 0 कर दीजिए। अभी के लिए यू अगर मैं मान लूँ, अभी के लिए मान लीजिए ए बी सी डी, अभी के लिए मान लो, तो क्या ए बी सी डी नहीं सर निकल अब जाएगा? शायद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यू का आप जो डॉट प्रोडक्ट पहले के साथ लेंगे 0 पुट करेंगे, क्योंकि जो एस था ना वो मैंने उसमें लिया था। तो एस में एक्चुअली 3 लीनियरली अच्छा सर इंडिपेंडेंट मैं वेक्टर्स हैं। सर मैंने ना वो जो कंडीशन दे रखी थी x1 + x2 + x3 = 0 है ना, हमने उसके हिसाब से एक वेक्टर खुद क्रिएट कर लिया था, तो बीच से गलत हो गया। एक ही वेक्टर लिया ना ऐसे, जिसके 3, इसमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं यहाँ पे एस के पास, तो तीनों के ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो आप ऐसा यू कंसिडर करो, मान लो v1 v2 v3 इसका नाम, तो u डॉट v1 बराबर 0, u डॉट v2 बराबर 0, u डॉट v3 बराबर 0, तो इन तीनों से कंडीशन निकल के आ जाएगा। और चौथा कंडीशन मुझे दे ही रखा है कि u का u के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा, u का v1 के साथ करेंगे 0 आएगा, u का v2 के साथ 0, u का v3 के साथ 0। तो इससे 4 कंडीशन है, 4 अननोन है, चारों निकल आएगा, u निकल आएगा, u निकल आएगा, तो हो जाएगा। तो अब कर लीजिए आप, है ना, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कीजिए, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0। सर नल स्पेस का मतलब नल स्पेस का ऑर्थोगोनल वेक्टर रो स्पेस होता है। सर यू को मान लेंगे 1/√4, 1/√4, 1/√4, 1/√4। हाँ जी, नल स्पेस का ऑर्थोगोनल रो स्पेस होता है जी। यस सर, कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। हाँ देन, तो फिर उसका अगर बेसिस लिखना सीख जाएं सर, एक हाँ तरीका है सर, तो वो उससे डायरेक्ट यू आ जाएगा। वो भी कर सकते हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं नल स्पेस ही है इस इक्वेशन का, हाँ जो लिखा हमने। सर इसमें ये कि यू कुछ भी मान सकते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिकली मान? यू तो एक यूनिट वेक्टर लेना है पहली बात, हाँ, जो एस के साथ ऑर्थोगोनल हो। ओके, यूनिट वेक्टर, ओके सर। हाँ, एस यू यूनिट वेक्टर होगा पहली कंडीशन। दूसरी बात, एस के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो एस के पास 3 एलिमेंट है ना, तो कहीं ना कहीं नलिटी 3 है, तो रैंक इसका 1 ही होगा। मैट्रिक्स ए अगर आप बात करें जैसे, तो रो स्पेस का रैंक 1 होगा एक्चुअली, तो उसके हिसाब से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही कर लो आप। u का डॉट प्रोडक्ट मान लो v1 v2 v3 है, इसमें s के अंदर v1 v2 v3 है, तो पहले डॉट प्रोडक्ट करो, v1 v2 v3 के साथ 0 पुट करो, u का u के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, मतलब इनर प्रोडक्ट करो, 1 आएगा, एंड देन उससे u निकल आएगा, फिर u से v माइनस अल्फा u आप कर दोगे, उससे हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करो, नहीं तो फिर पूछो आप। नेक्स्ट बताओ भाई, इसमें और कोई डाउट जिनका हो। सर 43। 43 अभी इनको मैं बता रहा था कल। 43 में क्या आपने ट्राई किया है? 43 जो है, यस सर। एक कोई 3x3 मैट्रिक्स है जिसके पास 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो बताइए आप, ए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू। ये तो थ्योरम लिखाया था हमने, है ना, कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। अब बी में कह रहा है कि ए कोई 3x3 की रियल मैट्रिक्स है जहां ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है, तो क्या ए भी डायगोनलाइजेबल होगा? तो यहाँ एक काउंटर एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। मैंने उस दिन 2x2 का बनाया था, यहाँ 3x3 का बोल रखा है। तो एक ऐसा आप मैट्रिक्स ढूंढो जो खुद डायगोनलाइजेबल ना हो, 3x3 कह रहा है ना,
मतलब ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो लेकिन ए डायगोनलाइजेबल ना हो, ऐसा ढूंढो। जैसे 0 0 0 ले लिया, चलो इस तरह से, और यहाँ 1 0 0 0 0 0, ये ए मैट्रिक्स है। और ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, चेक करो। यस सर, जीरो मैट्रिक्स। तो ये इस ए मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, और इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? ये तो जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स होगा, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर होगा। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है तो डायगोनलाइजेबल होगा ये, नो सर। है ना, क्योंकि डायगोनलाइज होने के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल हैज़ टू बी लीनियर फैक्टर। सो ये ए स्क्वायर यहाँ डायगोनलाइजेबल है, बट ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो ये हो जाएगी, ये काउंटर एग्जाम्पल। द बी ए स्टेटमेंट फॉल्स है, ए स्टेटमेंट ट्रू है, तो ए इज ट्रू, ठीक है, बी इज फॉल्स, सी है फॉर अ रियल सर मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे देखें आप? जॉर्डन ब्लॉक से। जॉर्डन ब्लॉक से भी देख सकते हैं आप, हाँ जॉर्डन ब्लॉक से भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं कि लेस डिग्री पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे। तो वो कैसे देखते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, कि अगर ये जीरो मैट्रिक्स होता तो एक्स होता, जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो आइगन वैल्यू इसके जीरो हैं, तो जो भी इसके फैक्टर होंगे एक्स माइनस जीरो होगा, तो या तो इसका मिनिमम प्रॉब्लम में एक्स होगा, या एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स क्यूब होगा। तो एक्स कब होता? जब ये जीरो मैट्रिक्स होता, तो जीरो मैट्रिक्स है नहीं। एक्स स्क्वायर कब होगा? जब ए स्क्वायर निकाल कर देखो, ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स नहीं आया हुआ है, तो इसीलिए मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है। ओके। अब कह रहा है फॉर द रियल नंबर दे बी सी दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ये एक मैट्रिक्स जो दे रखा है वो डायगोनलाइजेबल है, तो क्या ए बी सी को जीरो होना पड़ेगा? तो अगेन ये डायगोनलाइजेबल कब होगा? इसके आइगन वैल्यूज़, ये जो सी है ऑप्शन, इसके ये डायगोनलाइजेबल कब होगा? अगर ए बी और सी तीनों नॉन जीरो नंबर हो गया ना, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर ए बी सी तीनों नॉन जीरो नंबर है तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब होगा। तब सोचो खुद से ही कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है, और मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज लीनियर। तो मतलब ये डायगोनलाइजेबल तभी होगा जब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स आएगा, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू सारी जीरो है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स आएगा। अब मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स कब हो सकता है? तो मैट्रिक्स मिनिमल पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ए हैज़ टू बी जीरो मैट्रिक्स, और ए जीरो मैट्रिक्स कब होगा? तो ए बी सी सबको जीरो होना पड़ेगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है सी वाला। और मैट्रिक्स इज मिनिमल इफ एंड ओनली इफ, मतलब मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली मिनिमल पॉलिनोमियल इज ए लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर तभी होगा जब एक्स होगा, क्योंकि सारी आइगन वैल्यू जीरो है, तो एक्स ही होना पड़ेगा मिनिमल पर, तो उसके लिए सारे जीरो होना पड़ेगा। ऐसे डी कह रहा है कि दिस इज डायगोनलाइजेबल। अब इसके आइगन वैक्टर्स हैं ए डी एफ। अब डिपेंड करता है इक्वल है या इक्वल नहीं है, ए डी एफ। तो इसका जो मिनिमम, अगर ए डी एफ तीनों डिस्टिंक्ट है तो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ए माइनस एक्स माइनस ए, एक्स माइनस डी, एक्स माइनस एफ। ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक भी यही है। कैरेक्टरिस्टिक भी यही है जी। तो अगर ए डी एफ तीनों डिस्टिंक्ट नंबर है तो ऑब्वियसली ये डायगोनलाइजेबल होगा। तो कह रहा है ये डायगोनलाइजेबल है, तो बताओ ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए इक्वल होगा? तो खुद ही मल्टीप्लाई करके देख लो, ए ट्रांसपोज ए को और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके देखो इक्वल है कि नहीं है। ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? चेक करके देखो आप, ऐसे ही नॉर्मली चेक कर लो।
कि ये डायगोनलाइजेबल है, मल्टीप्लाई करके देखो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, ये आप मल्टीप्लाई करके देखो, बताओ क्या आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन आता है ना, मल्टीप्लाई करके देखो। इक्वल आएगा कि नहीं, चेक करो। अभी नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, ये पूछ रहा हूँ। ए सही है, सी सही है, डी आई थिंक इक्वल आएगा। तुम ऐसे ही मल्टीप्लाई करो ना, ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके देख लो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये उससे पता चल नहीं आता है, अलग आ रहा है। तो इक्वल नहीं आएगा तो मतलब नहीं है इक्वल, है ना। बोसमन बोला फॉर एनी रियल नंबर ए बी, एक भी काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लोगे तो एनफ है ना। मैंने कहा ना फॉर रियल नंबर ए बी सी डी ई एफ, चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो ऐसा होगा। तो एक भी अगर काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिए तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। ओके है, तो ए सी ट्रू है, बी डी गलत है। नेक्स्ट बताओ भाई, और किसी का डाउट इसमें हो कुछ जो ट्राई किया हो। 44 है भाई तुम्हारा अमित, 42, 43, 44 भी है। 13 वाला ऑप्शन फिर से बता दो। अरे एक एक करके बोलो, समझ नहीं आएगा, एक बोलो कोई। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 सर। हम्म, 13 में क्या दिक्कत, ये क्लास में डिस्कस किया आप। ये एक्चुअली ये दूसरी डिस्कशन क्लास चल रही है, एक क्लास में ऑलरेडी हम ये करवा चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन उसका डिस्कशन है ये, तो ये पहले ही हम करवा चुके हैं। आपने ट्राई किया है इसको 13 में? हाँ सर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो क्लास ओवरलैप हो रही है ना, मतलब आपकी और परिमल सर की, तो आपका लीनियर अलजेब्रा गेट का मेरा नहीं हो रहा है ऑनलाइन करना। हाँ कोई बात नहीं, तो आप नेट की करो, वो भी ये कराएंगे, वो जब कराएंगे पूरा ये कराएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप हमारा जो रिकॉर्डेड हुआ वो देख लो, आप उसमें कंप्लीट कर लो। जो रिकॉर्डिंग तो है ना ऑलरेडी आपको गेट बैच का, तो रिकॉर्डिंग अब लीनियर अलजेब्रा की आज लास्ट ही क्लास है, कल से मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूँगा। तो आप नेट वाला बैच कोई भी एक बैच आप कंटिन्यू करो ना, बाकी चीज़ें खुद ही हो जाएंगी। ज़रूरी थोड़ी है कि सारे बैच में लाइव करोगे तभी आएगा। ज़रूरी है आपको घर पे सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्लास अटेंड करके किसी का एग्ज़ाम थोड़ी निकला है। एग्ज़ाम उन बच्चों का निकलता है जो खुद से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं सीखने के बाद। तो ये सब क्वेश्चन आप बताओ, इसमें आपने ट्राई किया तो कैसे किया, कहाँ दिक्कत आ रही है बताइए। थर्ड क्वेश्चन जो 13 क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे दिया आपसे, पूछ रहा रैंक 3 है। ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो रहा है सर यहाँ पर मेरा। मैंने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ना, ए बी सी बिलोंग टू आर, 0 पे ये मतलब इसका रैंक 2 आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करूँ। अरे भाई सही तो कर रहे हो, इसने कहा है ए बी सी कोई भी रियल नंबर ले लो, आप 0 रख लो सबको, और रैंक 2 आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसने कहा है रैंक 3 होगा फॉर ए बी। तो आप एक बैच को काहे फॉलो नहीं कर रहे हो, कभी नेट में आ रहे हो कभी गेट में आ रहे हो, तो वैसे ही होगा, दो नाव पे पैर वाली बात। आप जैसे अभी उस नेट में क्लासेस करो, अब नेट की ढंग से क्लासेस फॉलो करो ना। जो आपने पढ़ाया है ना सर, वो मेरा क्लियर हो गया है, मतलब क्लासेस वो पूरे कंप्लीट कर लिए मैंने। ओके, तो ये हमने उस दिन पहले डिस्कस तो किया था। ये एनीवे आप सही तो कह रहे हो भाई, लास्ट के क्लासेस ए बी सी को 0 पुट कर दो,
तीनों को देखो, रैंक 2 आ जाएगा, रैंक 2 आ गया, इसका मतलब रैंक 3 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी में क्या करना है, बोला ए प्लस सी 0 है, तो आप ए प्लस सी कोई ऐसा 2 नंबर सेलेक्ट कर लो जहाँ ए प्लस सी 0 हो। फॉर एग्जाम्पल एक, अभी तो ए को 0 और सी को 0 रख दो अभी के लिए, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो पूछ रहा है कि डायगोनलाइजेबल होगा फॉर एवरी बी। अब चेक कर लो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। तो सिंपली पुट करके चेक करना है, जो ट्रू होगा वो ठीक है, जो डिस्कार्ड गलत होगा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, ये 13 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यू पुट ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, रैंक एम का 2 आ जाएगा, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। अब बी ऑप्शन में बोला है ए प्लस सी 0 है, तो एक काम करो ना, ए को मान लो अभी के लिए 1, सी को -1, ऐसा कर सकते हो, या ए को -1, सी को 1, ऐसा कर सकते हो, जो सेटिस्फाई कर रहा हो कंडीशन को। अब आप चेक करो एम डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो आपको डायगोनलिटी चेक करनी आनी चाहिए कि हाउ टू चेक डायगोनलाइजेबल। तो उसके लिए कई सारे तरीका था, एक तो मिनिमल हाँ पॉलिनोमियल सर, निकाल लो, लीनियर आ जाए वो हो जाएगा, नहीं तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और MGM ज्योमेट्रिक से, यस। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों इक्वल हो जाएगा तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, तो आप उससे चेक कर लो। तो बट आपको चेक करना होगा, ए को -1, सी को 1 रख दो और चेक कर दो कि डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, उससे पता चलेगा। चाहे बी कुछ भी, तो बी को अभी के लिए 0 मान लो चाहो तो, और चेक करो डायगोनलाइजेबल है, अभी के लिए मान लिया बी 0 ले लिया अभी के लिए जस्ट। तो ऐसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको, और एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो गलत हो जाएगा, नहीं तो आप जनरल ट्राई करो। अभी हम 0 भी ले सकते हैं, ए 0, बी 0, सी 0 ले लिया मान लो, तो क्या मैट्रिक्स बना था आपका, तो मैट्रिक्स बना था 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्या ये डायगोनलाइजेबल है, कैसे चेक करोगे आप? मैंने इसको MGM के थ्रू से सॉल्व किया था तो सर। क्या आएगा, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी इसकी, इसकी आइगन वैल्यूज क्या है एम की, 0 0 1 आ जाएगा। 0 and 1। और इसकी, चलो ऐसे ही बता दो, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x माइनस 0 का होल स्क्वायर x माइनस 1। इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा बताइए आप, क्या आप मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल पाओगे? MGM सर, तो वहाँ से एक मिनिमल पॉलिनोमियल निकलेगी। क्या निकलेगा अभी निकाल के बताओ मुझे, इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है? तो या तो ऐसा हो सकता है x इंटू एक्स माइनस 1 होगा, और या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वही होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, या तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक ये, तो ये तब होगा जब इक्वल होगा। सो m इंटू एम माइनस आई पुट करो, जीरो मैट्रिक्स आता है क्या? घर पे एक्सपेरिमेंट करना होगा तभी जाके होगा। सो अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? तो ये 0 तो आ नहीं रहा, इसका मतलब यही मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया, तो ये डायगोनलाइजेबल तो नहीं है, तो ये तो 0 हो ना, ये तो 0 नहीं हो रहा ना, यहाँ -1 आ गया। और सर एक वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते थे, दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने पर, जो आइगन स्पेस के लिए? अच्छा, जो रिपीटेड आइगन वैल्यूज होती हैं उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते थे मेथड उस, नहीं तो वो तो वैसे ही रिपीटेड आइगन वैल्यूज के लिए? आप जी आइगन सर। वेक्टर निकालिए, 0 के करस्पॉन्डिंग आपको खुद ही 2 तो सर लिनियरली वो उसके इंडिपेंडेंट लिए आइगन इस वेक्टर, केस में बता दीजिए, तो ये यहाँ डायगोनलाइजेबल पे तो नहीं नहीं है, मिलने वाले दिस हैं। इज नॉट डायगोनलाइजेबल। हाँ हाँ, यस सर। तो वहाँ एक ही, अरे भाई जैसे मान लो यहाँ पे 0 2 बार आइगन वैल्यू आई है, अब आपको आइगन वेक्टर निकालना आता है 0 के करस्पॉन्डिंग। यस सर। सो अगर यस 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। अगर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं मिलेगा 0 के करस्पॉन्डिंग तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। अब आइगन वेक्टर नहीं निकालना आता आपको,
क्या सर वो तो पता है। हाँ तो निकालिए फिर 0 इंटू आई इंटू वी बराबर 0। यू फाइंड वी क्या होगा, m इंटू वी बराबर 0 कीजिए। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, जैसे बता रहे हो रैंक 1 बता रहे ना, इसका रैंक 2 बता रहे ना, तो नलिटी कितनी आएगी इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के थ्रू रैंक 2, नलिटी रैंक 2 है तो टी नलिटी 1। कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होगा, एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा, तो नलिटी तो 1 है, तो एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब है कि 0 के करस्पॉन्डिंग एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा। तो इसका मतलब आइगन स्पेस का रैंक तो 2 होगा ही नहीं, डायमेंशन 2 होगा ही नहीं। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 की 1 आ गई। कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 जो आइगन उससे करस्पॉन्डिंग 1 आ गई। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 की 2 थी, दोनों इक्वल तो हुआ नहीं, इसलिए डायगोनल अलजेबल नहीं है। आप खुद निकाल के भी देखो ना, v एक सिंगल वेक्टर मिलेगा आपको, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं मिलेगा। 24 देखिएगा सर। बाकी ऐसे ट्राई करो भाई, फॉर आप लिख के क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं तो बताओ कहाँ पे डाउट है। 24। ये तो 24, ये तो गलती से इधर डाल दिया, स्टोकेस्टिक प्रोसेस का है ये, तो ये लीनियर में गलती से डाल दिया ना। 24 सर। अच्छा ये 23 है। 24 हाँ 24 नीचे जो जी। है। जी यस जी सर। जी। क्या डाउट है इसमें 24 में बताइए। सर यहाँ तो ये समझ में आ रहा है कि रैंक का रैंक कितना। m n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जहाँ m स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है और नलिटी ऑफ m 6 है। m की नलिटी जो मैट्रिक्स की है वो 6 है, तो रैंक कितनी होगी m की, व्हाट इज रैंक ऑफ m। n-6। जी, है ना, रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम n है तो नलिटी 6 है तो रैंक n-6 होगी, ताकि रैंक प्लस नलिटी कॉलम के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब m स्क्वायर 0 है, तो इसका ये मतलब है कि जो ये इसका एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कितना है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, इसका जो एक्स कैरेक्टरिस्टिक स्क्वायर 0। पॉलिनोमियल एक्स की पावर n होगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स की पावर n होगी। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, अगर ये 0 मैट्रिक्स होगा तो मिनिमल पॉलिनोमियल x हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है 0 मैट्रिक्स होगा। m इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्बिट्री ऑर्डर n जहाँ m स्क्वायर 0 है, इसका मतलब कहना चाह रहा है m 0 नहीं है। और सर यहाँ नलिटी, पे कैरेक्टरिस्टिक हाँ इक्वेशन एक्स पावर n कैसे हुआ? सारे हाँ आइगन वैल्यू 0 है क्या? हाँ, तो ये इक्वेशन देने का क्या मतलब है, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 0 ही होगी, तो सारी आइगन वैल्यू 0 होगी, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा सारी आइगन वैल्यू 0 ही होगी यहाँ पे, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यही होगा। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल या जैसे मिनिमल पॉलिनोमियल ये जनरली होते हैं, इनमें फैक्टर्स कॉमन होते हैं, तो जो फैक्टर मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ एक्स स्क्वायर है एक्चुअली। जी। तो अब आपको बोल रहा है कि नलिटी इसका 6 है, तो रैंक n-6 है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज दैट n, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। ग्रेटर देन 7 होगा सर। मैक्सिमम n की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है आपको, तो सोचिए आप क्या हो सकता है।
कि सर इसका जॉर्डन ब्लॉक अगर बनाएंगे ना तो जॉर्डन ब्लॉक की साइज क्या होगी? नलिटी 6 बोल रहा है और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है ना सर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक 2 ऑर्डर का एक तो फिक्स बनेगा जहाँ पर जीरो जीरो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा, एक ब्लॉक बनेगा सो मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लॉक इज द पावर इन द मिनिमल वहाँ पर। पॉलिनोमियल। तो अगर मैं जॉर्डन मैट्रिक्स लिखता हूँ इसका, तो पहले तो कितने आएंगे? 0 0 1 0, ये एक ब्लॉक हो गया। दूसरा ब्लॉक होगा 0 1 0 0, ये दूसरा ब्लॉक है। तीसरा ब्लॉक बनेगा 0 1 0 0। अच्छा, आप ये देखो ध्यान से, अगर मैं सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स बनाता हूँ अभी के लिए, मान लो सिर्फ मेरा 2x2 की मैट्रिक्स बनाता हूँ, यही मेरा जॉर्डन मैट्रिक्स है, तो इसमें रैंक कितना आएगा और नलिटी कितना आएगा? मान लो दिस इज अ मैट्रिक्स, ये मैंने ले लिया, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, नलिटी कितना है? 1 1 लेकिन मुझे नलिटी 6 तक लेके जाना है। तो जब जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे तो मुझे कम से कम कितने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे? 6 बनाने पड़ेंगे। 6। कम से कम 6 ब्लॉक तो बनेगा, ठीक है? तो कम से कम 6 ब्लॉक बनेगा। कितने बनाएं? तो 6 ब्लॉक तो कम से कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि लार्जेस्ट ब्लॉक की साइज 2 है। वो कैसे डिसाइड होता है? मिनिमल पॉलिनोमियल में पावर जो है वो है लार्जेस्ट साइज ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक। तो 6 ब्लॉक कम से कम बनाना पड़ेगा मुझे। अब आप सोचिए, तो ये मेरा एक मैट्रिक्स अभी बना है 12x12 का। ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया अभी है 12x12 का। इसमें रैंक भी 6 है और नलिटी भी 6 है, ठीक है ना? इस मैट्रिक्स में रैंक भी 6 है, नलिटी भी 6 है। बट द क्वेश्चन इज, क्या एम स्क्वायर यहाँ 0 आएगा? हाँ या ना? एम 2/2 का लेके देखेंगे तो वो 0 हो रहा है सर। नहीं तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने एम स्क्वायर दिया ना, तो ये 0 आएगा एम स्क्वायर। तो रैंक कितना था? तो अगर मैं ऐसा ये भी एन हो को जाएगा। 12 ले लूँ तो 6 6 आ जाएगा। लार्जेस्ट मुझे बनाना है, लार्जेस्ट क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये है ना। तो क्वेश्चन ये था, एम स्क्वायर 0 है, आप 2 से ज़्यादा ब्लॉक बना भी नहीं सकते, तो आइगन वैल्यू 0। तो क्वेश्चन क्या था? बस आई थिंक 12 भी होना चाहिए। इक्वल टू 6 आएगा फिर ऐसा देखेंगे सर, तो नलिटी नलिटी 6 और रैंक 6। अगर एक और आप बनाएंगे ना तो वो नलिटी बढ़ जाएगी उसकी। हमें नलिटी 6 फिक्स रखना है। तो इसके बाद नलिटी 6 है और रैंक भी 6। आंसर इज 12। एन 12 हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना? एम बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्बिट्री ऑर्डर एन जहाँ एम स्क्वायर 0 है, तो नलिटी ऑफ एम 6 है, तो रैंक भी 6 होगा। यहाँ सर एम स्क्वायर 0 का क्या मतलब है? एम स्क्वायर 0 होने का मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है। लेस डिग्री पॉलिनोमियल दैट मैट्रिक्स सेटिस्फाइज द मिनिमल पॉलिनोमियल। सर इसको नील पोर्टेंट से भी कर सकते हैं क्या, कि जहाँ पर एम स्क्वायर करने पे हमें 0 मिल रहा है, तो तो क्या करेंगे आगे? निलपोटेंट मैट्रिक्स है, लेकिन इसे कौन सी प्रॉपर्टी है जो रैंक बताता है या नलिटी बताता है? तो यहाँ पर सर 0 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2/2 का एक ब्लॉक बनेगा, और नलिटी 6 अगर बोलते हैं तो मैंने पहली बार किया ना, तो n की वैल्यू 8/8 का एक मैट्रिक्स बन रहा था सर। लेकिन हमें लार्जेस्ट पॉसिबल पूछा है कि मैक्सिमम कि मैं जहाँ किस पर ऑर्डर की स्क्वायर बना करने सकता पे है हूँ। ना ये 0 आ रहा था। तो 10x10 में भी हो जाएगा, 12x12 में भी हो जाएगा। जो मैंने बनाया वो 12x12 है, वहाँ भी एम स्क्वायर 0 आएगा। बट सर n is n-6 should be greater than 7 1 आ रहा है ना इसका रैंक।
यहाँ पर रैंक तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि नलिटी 6 है, तो इसका रैंक अगर देखेंगे तो n-6 हो रहा है, तो रैंक तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो मतलब एग्जैक्टली 12 ही आपने क्यों लिया सर? उससे ग्रेटर वैल्यू क्यों नहीं लिया आपने? अब उससे 13, उससे 14, उससे ग्रेटर 15। बनेगा ही नहीं, उससे ज़्यादा बनाएंगे तो उसका नलिटी 7 हो जाएगा। अगर मैं 14 बट नील क्रॉस 14 पैटर्न मैट्रिक्स बनाएंगे ना सर, तो फिर आ रहा है ना डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर, अगर वहां पर तो बन रहा है मैट्रिक्स की 12 से ग्रेटर भी होगा तो स्क्वायर करने पे 0 आएगा ना। अरे मैडम, रैंक नलिटी 7 हो जाएगी उस केस में, 8 हो जाएगी नलिटी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आपको नलिटी कितना चाहिए? इसमें जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है ना, उस रो के करस्पॉन्डिंग 6। रैंक आ रहा है। 21 देखिए सर। अब इससे आगे जाएंगे तो नलिटी 7 हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में कहा नलिटी 6 ही चाहिए। यस सर। अगर आप 14 21 क्रॉस 14 का लेंगे तो नलिटी 8 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 16 क्रॉस 16 का लेंगे नलिटी 8 आ जाएगी। तो हमें नलिटी 6 चाहिए। तो मैक्सिमम 12 क्रॉस 12 का मैट्रिक्स हो सकता है, जहाँ पे नलिटी जो है वो 6 है और रैंक भी 6 है। आप 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स भी ले सकते थे, तो उस केस में फिर आपको ब्लॉक 1 बनाना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम पॉसिबल ये हो सकता है, कोई चाहे तो 10 क्रॉस 10 का भी, आप कह रहे 8 क्रॉस 8 का भी बना लीजिए। 4 ब्लॉक बनाइए, 2 क्रॉस 2 का, एक ब्लॉक 1 क्रॉस 1 का बना लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको सोचना है कि कब इसका मैक्सिमम पॉसिबल क्या हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबल 12 हो सकता है, बाकी उससे कम तो आप सर 6 क्रॉस 6। मिनिमम पॉसिबल कितना 6 होगा? मिनिमल पॉसिबल में एक कम से कम बनाना पड़ेगा मुझे 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक, बाकी 1 क्रॉस 1 का बना लो। तो मिनिमम 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स होगा और मैक्सिमम 12 क्रॉस 12 का होगा। ठीक है ना। मिनिमम बना दो तो मिनिमम ये बनता है, ये मैक्सिमम, ये जो बनाया मैंने वो मैक्सिमम है। अगर कोई बोलेगा मिनिमम क्या पॉसिबल है, तो मिनिमम में एक ब्लॉक होना चाहिए 2 क्रॉस 2 का, बाकी ब्लॉक आप 1 क्रॉस 1 का ले सकते हैं। तो रैंक हमें नलिटी 6 चाहिए ना, एक नलिटी यहाँ से आ रहा है, बाकी सिंगल वाला नलिटी ही देगा। तो ये है आपका 6 क्रॉस 6 का जो मैंने बनाया ना, ये हो गया हमारे पास। यहाँ नलिटी 6 आएगी, तो इसमें रैंक 1 आएगा और नलिटी 6 आएगी। ये 7 क्रॉस 7 का मिनिमम पॉसिबल 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स है और मैक्सिमम पॉसिबल 12 क्रॉस 12 का। यहाँ रैंक 6 है और नलिटी भी 6 है। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो या तो नलिटी बढ़ जाएगी, नलिटी ही बढ़ जाएगी, आप कुछ और करेंगे तो, है ना। एक मिनट तो हाँ जी, 21 में क्या डाउट है? नहीं हो रहा है सर। ए कोई 3 क्रॉस 3 का रियल मैट्रिक्स है जहाँ I3 प्लस ए इन्वर्टिबल है। तो ए कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो मान लो ए की आइगन वैल्यू λ1, λ2, λ3 है। ए प्लस आई की आइगन वैल्यू λ1 प्लस 1, λ2 प्लस 1, λ3 प्लस 1 है।
सो ए की आइगन वैल्यू है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ए प्लस आई की आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 प्लस 1, लैम्डा 2 प्लस 1, लैम्डा 3 प्लस 1। तो अब बी एक मैट्रिक्स बनाया है इसने, क्या बनाया है, आई प्लस ए का इन्वर्स इंटू आई माइनस ए। तो ये हो जाएगा आई प्लस ए का है ना, तो ये हो जाएगा वो आई प्लस ए मतलब 1 माइनस लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। तो कहने का मतलब इसकी जो बी की आइगन वैल्यू होगी 1 माइनस लैम्बडा 1, 1 प्लस लैम्बडा 1, 1 माइनस लैम्बडा 2, 1 प्लस लैम्बडा 2, 1 माइनस लैम्बडा 3, 1 प्लस लैम्बडा 3। तो ये आइगन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स बी की। बी की। अब आपसे पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बी अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या ए इन्वर्टिबल होगा? सो बी ऑर्थोगोनल है, तो मतलब बी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? प्लस माइनस 1। -1। तो इसको 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा को 1 रख के देखते हैं, तो क्या आएगा यहाँ से? 1 माइनस लैम्डा बराबर 1 प्लस लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा अगर 0 हो इन्वर्टिबल गया नहीं है। तो इन्वर्टिबल नहीं है, तो पहला गलत हो गया। यस सर। तो अब दूसरा है कि अगर बी ऑर्थोगोनल है तो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। जैसे एक तो 0 आया, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज 0। तो यहाँ ये से तो आप सही हो जाएगा। सर एक 1 एक -1 ना, दो पॉसिबिलिटी, -1 रखेंगे नॉट पॉसिबल। क्योंकि है ना बी अगर ऑर्थोगोनल है बी रियल ही आएगी। ओके 1 माइनस लैम्डा और -1 माइनस लैम्डा, तो 1 बराबर -1। तो इसका मतलब कभी -1 आ ही नहीं सकती आइगन वैल्यू बी की एक्चुअली, है ना। सर -1 लिखिए आप में। ठीक है ना, ये क्या 1 बराबर -1 ना, यही आएगा ना, तो जो कि पॉसिबल ही लेम्डा की नहीं है। वैल्यू हाँ लेम्डा की वैल्यू रियल ही ना होगी। हाँ, लैम्डा ए क्या है मेरे पास, 3×3 के रियल मैट्रिक्स है इस तरह से। अब कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो बी ऑर्थोगोनल, पहले देखो बी ऑर्थोगोनल तो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल, तो ए के आइगन वैल्यू को रियल होगा जरूरी है, कैसे? यहाँ पे 1 माइनस लेम्डा डिवाइड बाई 1 प्लस लेम्डा की वैल्यू +-1 वही होगी। हम्म तो यहाँ से लेम्डा की वैल्यू तो रियल ही है, आइगन वैल्यू ऑफ ए डरते ही है, ऐसे सोचे। सो बी ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब सारे आइगन वैल्यू 0 होना पड़ेगा इसका, किसका? ए का, तभी जाके होगा। और -1 हो नहीं सकता बी की आइगन वैल्यू, क्योंकि -1 होगी तो 1 बराबर -1 आ रही है, तो इसका मतलब है कि 1 पॉसिबल नहीं है आइगन वैल्यू, -1 इज़ नॉट पॉसिबल आइगन वैल्यू ऑफ बी। तो बी की आइगन वैल्यू कभी -1 नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से ये आ गया ना सॉल्व होके 1 बराबर -1। तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक ये ओके है। देखते हैं बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ऑर्थोगोनल होगा, ये तो आसान है, अब क्या करेंगे। और आगे आप सॉल्व कीजिए, बी ट्रांसपोज बी बराबर, मतलब यहाँ पे क्या करना है, बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज को -b के इक्वल रख दो। अब देखो क्या आता है यहाँ से निकल के। दूसरा कह रहा है बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1, तो बी को -b के इक्वल रख देते हैं। सो बी क्या है, i माइनस ए का इनवर्स इंटू आई प्लस ए। माइनस ए, आई प्लस ए ना, नहीं आई प्लस ए का इनवर्स इंटू आई माइनस ए। तो आई प्लस ए का इनवर्स इंटू आई माइनस ए, इस पूरे का ट्रांसपोज जस्ट इसके नेगेटिव के इक्वल है, आई प्लस ए इनवर्स इंटू आई माइनस ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
तो जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सो आ जाएगा आई माइनस ए ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा आई माइनस ए, देखिए आई माइनस ए ट्रांसपोज इंटू आई प्लस ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, और यहाँ ऑलरेडी है माइनस में आई प्लस ए का इनवर्स इंटू आई माइनस ए। अब यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आई प्लस ए इनवर्स, इसको इस साइड ला दे। इधर ले आइए, कोई बात नहीं, इसको इधर ले आइए, तो लेफ्ट साइड में आएगा आई प्लस ए इंटू, यहाँ रखिए आई माइनस ए ए ट्रांसपोज, इनवर्स आई प्लस ए और इस इंटू इनवर्स आई को इधर ले माइनस जाइए। यही चीज़ आप खुद से करके देखिए ना पेन टू नोटबुक पे, तो हो जाएगा। माइनस आई माइनस ए, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई होगा ना। कहाँ पे, ये राइट में जाएगा ना, ऐसे यहाँ पे ये कम्यूट ही करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई के साथ राइट है। हैंड सर साइड, इनकी जगह राइट आइगन वैल्यूज लिख दें तो आसानी से करें। बी हाँ, उस ट्रांसपोज इक्वल टू बी इनवर्स लगा देंगे तो भी ऐसे हो जाएगा। ऐसे ये कम्यूट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस तरफ कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर ली, देखिए क्या आता है। इसको ठीक से कैलकुलेशन कर लो तो आ जाएगा। तो क्या कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ हो गया 2i बराबर 2a ट्रांसपोज, तो यहाँ सॉल्व हो के आ गया a इंटू ए ट्रांसपोज आई, मतलब ये सी वाला सही ऑप्शन है। कह रहा बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी स्क्यू सिमेट्रिक होने का मतलब इसका बी का आइगन वैल्यू ज़ीरो होगी, तो बी की आइगन वैल्यू ज़ीरो होगी, सो बी की आइगन वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, इसको ज़ीरो कर दीजिए, एक आइगन वैल्यू ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब एक आइगन वैल्यू 1 आएगी, ए की -1 आने की ज़रूरी है, -1 आई तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर ए की आइगन वैल्यू -1 आ गई तो क्या हो जाएगा, आई प्लस ए तो इन्वर्टिबल ही नहीं रहेगा, तो डी तो गलत है, ठीक है ना। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, आइगन वैल्यू जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। ठीक है, तो अगर ए की आइगन वैल्यू -1 होगी तो वो ही नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो डी गलत है, सी सही है। सर प्योरली इमेजिनरी होगी तो -1 तो हो सकता है, क्योंकि आई टू आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अरे भाई हम यहाँ तक पहुँच गए, चलो ये बताओ, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है, तो यहाँ से कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से +-1 पॉसिबल, बट क्वेश्चन इज क्या डिटर्मिनेंट ए -1 हो सकता है, क्वेश्चन ये है। सो अगर डिटर्मिनेंट ए -1 हो जाएगा, अच्छा डिटर्मिनेंट ए की बात है, आइगन वैल्यू की बात नहीं कर रहा, डिटर्मिनेंट की बात कर रहा, आइगन वैल्यू -1 नहीं हो सकती ए की, क्योंकि ए की डिटर्मिनेंट अगर -1 हो गई तो ए प्लस आई तो इन्वर्टिबल ही नहीं होगा। अगर मान लो ए की आइगन वैल्यू -1 हो गई तो ए प्लस आई की आइगन वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और इसका मतलब है वो तो फिर नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा, तो बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस केस में, तो इन्वर्टिबल वो तो बाद में होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। तो अभी हमें डिटर्मिनेंट की बात करनी है, क्या डिटर्मिनेंट -1 होगा फॉर श्योर, क्या हमेशा ए का डिटर्मिनेंट -1 ही होगा अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो। अब सोचो यहाँ से
एक्चुअली ए का डिटर्मिनेंट कभी ए का आइगन वैल्यू -1 नहीं हो सकता, और मुझे पता है कि ए ऑर्थोगोनल है, तो आइगन वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। तो या तो 2 बार 1 एक बार -1 हो सकता है, अगर तीनों बार -1 हो गया तो जाके -1 हो सकता है, या 1 1 -1 हो गया तब। ए का डिटर्मिनेंट -1 कब हो सकता है, क्वेश्चन ये है, क्योंकि क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो 1 1 -1 दिस, या 1 1 1 हो सकता है। तो -1 वाला केसेस देख लो, या तो हो सकता है 2 बार -1 आए, एक बार 1 आए, या एक बार -1 आए, या 2 बार -1 या तीनों बार -1। तो इस केस में डिटर्मिनेंट आएगा 1। 1 सर 1 आई। अरे भाई ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो 1 आई कैसे हो जाएगा। यहाँ हमने प्रूव किया डाउट ए इज प्लस है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कैसे आयोटा हो जाएगा आइगन वैल्यू। सर आज डाउट क्लास है। हाँ हाँ डाउट प्लस है, थोड़ा वेट करो। तो ये आइगन वैल्यू अगर या तो -1 अगर पॉसिबल होती है, तो इसमें डिटर्मिनेंट -1 आएगी, यहाँ डिटर्मिनेंट -1, यहाँ 1 आएगी, तो ये तो आना ही नहीं है। तो मैं बोला डिटर्मिनेंट -1 आएगी तो एक आइगन वैल्यू -1 होगी। -1 हो ही नहीं सकती आइगन वैल्यू, क्योंकि ए की आइगन वैल्यू जो ही -1 होगी तो a प्लस आई की आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a प्लस आई इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा तो b डिफाइंड ही नहीं होगा। तो b जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो ये d गलत है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट a की -1 तभी आ सकती है जब कम से कम एक आइगन वैल्यू a की -1 होगी, और a की आइगन वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती, वरना a प्लस आई की आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी। तो i प्लस a का इन्वर्स डिफाइंड ही नहीं होगा, तो b डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सो मीन्स डी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या आंसर दिया है 21 में। सी। सो इसका मतलब है तो सही है। तो ये तो हमने प्रूव ही कर दिया ना, ये सी वाला पार्ट तो हमने प्रूफ ही कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, प्रूफ लिख दिया हमने कि हमने क्या कहा कि हमने बी ट्रांसपोज को -b रख के सिंप्लीफाई करके दिखा दिया ए ट्रांसपोज ए आई होगा। तो डिटर्मिनेंट ए -1 हो ही नहीं सकता, डिटर्मिनेंट ए को 1 ही होना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट बी -1, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए -1 हुआ तो ए की कम से कम एक आइगन वैल्यू -1 आएगी, और इस वजह से a प्लस आई की आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a प्लस आई इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो b डिफाइंड नहीं होगा। और b कह रहा है b इज ऑर्थोगोनल, देन ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ a आर रियल। सो b तो ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब है कि b मैट्रिक्स जो है एक्चुअली b की आइगन वैल्यू जो है ना वो +-1 है। तो यही हम पुट कर रहे थे ना। सो b की आइगन वैल्यू -1 नहीं हो सकती कभी भी। अगर b की आइगन वैल्यू -1 आ गई ना तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो मतलब कहना चाह रहा है कि d ऑर्थोगोनल है ना। इफ b इज ऑर्थोगोनल तो डायगोनल या तो आइगन वैल्यू 1 होगी या -1 होगी, या आप ऐसा कर लो। सर आपकी आवाज में चली जाती है, हाँ आपकी आवाज बीच में चली जाती है। हाँ, वो इंटरनेट का इशू होगा शायद, ये हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हुआ है फ़ोन के। तो ठीक है ना। तो मतलब b अगर ऑर्थोगोनल जरूरी नहीं कि a की सारी आइगन वैल्यू रियल ही होगी, हो सकता है a की आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, हो सकता है। बिकॉज अगर a की b की आइगन वैल्यू -1 आ जाएगी तो a इंटू यहाँ पे 1 बराबर -1 आ गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसका मतलब है कि b की आइगन वैल्यू -1 नहीं हो सकती। इसका मतलब
बी ऑर्थोगोनल है, जरूरी नहीं कि सारी आइगन वैल्यू डी होगी। तो -1 अगर आ जाएगी तो जरूरी नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है, मैं इसका मतलब। ठीक है भाई। और बाकी किसी का और कोई क्वेश्चन रह गया इसमें बताओ। बाकी सॉल्व करो, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, कितने क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लिख लिख के सॉल्व करो, ऐसे देख के नहीं होगा। यस आप लिख के 24 क्वेश्चन है, इसको लिख के सॉल्व करो। जब लिख के सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कहाँ डाउट है, आपको कहाँ क्या पूछना है। बस ऐसे देख के करोगे तो उससे कुछ नहीं होना है पढ़ने से। सॉल्यूशन लिखो, अपना अपना सॉल्यूशन लिखो आप खुद से। तो कल से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। कल से हम लोग गेट स्टैटिस्टिक्स का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। जो गेट स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें हम लोग अब स्टैटिस्टिक्स ना, मैथ पोर्शन ये कैलकुलस खत्म हो गया, मैट्रिक्स थ्योरी हो गई। बाकी डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं, डाउट होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ये वाला पार्ट कल से कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो दिस पार्ट वी विल बी कंटिन्यूइंग अभी। तो अगले क्लास से कल से ये वाला पार्ट जो आपका रेगुलर टाइम है वो इसी टाइम पे 9:30 to 11 वाली, उसमें ये वाला पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर ऐसे चलता रहेगा, फिर ये पूरा सिलेबस हो जाएगा 1 by 1। ठीक है, चलिए अब यहीं स्टॉप करते हैं, फिर डाउट क्लास कंटिन्यू करते हैं। इनका डाउट्स है वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू।